हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, एलटी शिक्षण अभिरुचि के क्रम में आज का टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन की तकनीकें, या फिर हम कह सकते हैं मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण। दोस्तों, इससे पहले हमने मापन एवं मूल्यांकन पे 2 वीडियो पहले भी बनाई हैं, जिसमें हमने जाना था मापन के बारे में। इसके अलावा मूल्यांकन के कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमने दोस्तों जाना था। इसके अलावा हमने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन क्या होता है उसके बारे में भी हमने दोस्तों बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो मैं उन दोनों वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यह वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, इसलिए इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा। आपको आने वाले एग्जाम में इससे काफी फायदा मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है मापन एवं मूल्यांकन की तकनीक। देखिए दोस्तों, छात्र के व्यवहार, योग्यता, क्षमता आदि गुणों का मापन करने के लिए तथा शैक्षिक विकास का आकलन करने के लिए विभिन्न प्रकार की तकनीक तथा उपकरणों की आवश्यकता होती है। उन्हीं उपकरणों या तकनीक को मापन एवं मूल्यांकन की तकनीक या उपकरण बोला जाता है। ओके दोस्तों, तो अगर आप बात करें मापन एवं मूल्यांकन की तकनीक की, तो यहाँ पर 5 तकनीक दी गई है। सबसे पहले आती है अवलोकन तकनीक, इसके बाद आती है स्व आख्या तकनीक, इसके बाद परीक्षण तकनीक, समाजमिति तकनीक और प्रक्षेपीय तकनीक। इन 5 तकनीकों के बारे में दोस्तों आप ध्यान रखेंगे। इसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आती है अवलोकन तकनीक। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अवलोकन तकनीक की, तो अवलोकन तकनीक का सीधा सीधा सा मतलब है दोस्तों कि किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यवहार को आपने मापना है। तो किसी व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करके उसके व्यवहार को मापने की जो तकनीक होगी वही क्या होगी दोस्तों? अवलोकन तकनीक होगी। अब आप अगर इसको औपचारिक स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं तो उसके लिए आप अवलोकन चार्ट, चेकलिस्ट, मापनी परीक्षण, एनेक्डोटल अभिलेख होते हैं, इनका उपकरणों का आप प्रयोग कर सकते हैं। ओके, तो ये होती है दोस्तों अवलोकन तकनीक। सबसे प्राचीन तकनीक है। कहने का मतलब ये है कि आपने सिर्फ अवलोकन करके व्यक्ति के व्यवहार को मापना है। ओके, तो ये सबसे प्राचीनतम तकनीक है। इसके बाद आती है दोस्तों स्व आख्या तकनीक। स्व आख्या तकनीक का मतलब क्या है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें स्व आख्या तकनीक की, तो इसमें जिस व्यक्ति का मापन किया जा रहा है उसी से उसके व्यवहार के संबंध में जानकारी प्राप्त की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसमें व्यक्ति स्वयं अपने बारे में ही सूचना प्रदान करता है, जिसके आधार पर उसके गुणों को हम व्यक्त कर सकते हैं। ओके, तो इस तकनीक में इस बात का मापन नहीं होता है कि व्यक्ति में क्या गुण है, जबकि इसमें इस बात का मापन होता है कि व्यक्ति किन गुणों को अपने में होने का दावा करता है। तो स्व आख्या तकनीक समझ गए ना? जैसे कि इसका नाम से ही पता लगना है कि आपने स्वयं की आख्या करनी है, यानी कि स्वयं अपने बारे में आपको बताना है। तो स्वयं आप अपने बारे में सूचना दीजिए और उसी सूचना के आधार पर आपके व्यवहार का मापन किया जाएगा, यानी आपके अंदर कौन कौन से जो गुण हैं उनके बारे में आपका मापन किया जाएगा या उन गुणों को व्यक्त किया जा सकेगा। ओके, तो इसको क्या बोला जाता है? स्व आख्या तकनीक। ओके, इसके बाद आता है परीक्षण तकनीक। परीक्षण तकनीक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परीक्षण तकनीक से दोस्तों आशय ये है कि व्यक्ति को किसी ऐसी परिस्थिति में रखा जाता है कि वो उसके वास्तविक व्यवहार और गुणों को प्रकट कर दे। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये तकनीक है। तो इस तकनीक में क्या होता है कि व्यक्ति के सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां, समस्याएं रखी जाती हैं कि उस व्यक्ति उन समस्याओं के प्रति कैसी प्रतिक्रिया करता है, तो उसके आधार पर उसके गुणों की मात्रा को निर्धारण किया जाता है, यानी कि उसमें कौन से गुण हैं, यानी वो समस्या समाधान करने की जो उसकी क्षमता है या समस्या के प्रति जो उसकी प्रतिक्रिया है, उसके आधार पर ही दोस्तों उसके अंदर जो भी गुण हैं उनकी मात्रा को निर्धारण किया जाता है, उनकी गुणों की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। तो समझ में आ गया परीक्षण तकनीक। परीक्षण तकनीक का मतलब यही है कि व्यक्ति को आप ऐसी परिस्थिति में रखो जिससे वो अपने वास्तविक व्यवहार या गुणों को प्रकट कर दे। तो इसमें कई सारे परीक्षण होते हैं, जैसे बुद्धि परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण होते हैं, अभिरुचि परीक्षण होते हैं, मूल्य परीक्षण होते हैं, लिखित, मौखिक, यौगिक परीक्षण होते हैं, प्रयोगात्मक परीक्षण होते हैं। अभी हम वैसे इसके बारे में आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन अभी हम तकनीक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो परीक्षण तकनीक भी अपनाई जाती है। इसके बाद आती है समाजमितीय तकनीक। ठीक है, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, यह तकनीक आपके सामाजिक संबंधों को बताती है, आपकी समायोजन क्षमता को बताती है, आपके
इंटरएक्टिविटी के मापन को बताती है, ठीक है ना, कि आप किस तरीके से लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इस टेक्निक में व्यक्ति समाज के अन्य व्यक्तियों से किस प्रकार के संबंध रखता है तथा समाज के अन्य व्यक्ति उससे किस प्रकार का संबंध रखते हैं, इस तकनीक के माध्यम से दोस्तों हमें पता लगता है। ओके, बहुत सिंपल है, ध्यान में रहेगा, समाजमिति तकनीक, ठीक है। इसके बाद आती है अगली काफी इंपॉर्टेंट, प्रक्षेपीय तकनीक। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रक्षेपीय तकनीक की, तो इस तकनीक में मापनकर्ता व्यक्ति के सम्मुख किसी असंरचित उद्दीपन को प्रस्तुत करता है, यानी कि स्टिमुलस उसके सामने प्रस्तुत करता है जिस पर व्यक्ति अपनी प्रतिक्रिया करेगा। वो तो होगा ही, जैसे आपके सामने कोई स्टिमुलस होगा तो आप क्या करेंगे, उसके सामने रिस्पॉन्ड देंगे, ठीक है ना, या आप उसके प्रति अनुक्रिया करेंगे, ठीक है। तो इस तकनीक में ये माना जाता है कि व्यक्ति अपनी पसंद या नापसंद या विचार, अपने दृष्टिकोण, जो भी उसकी चीजें हैं उनको क्या करता है, आपने एक तरीके से अपनी प्रतिक्रिया के रूप में प्रकट कर लेता है और फिर उनका विश्लेषण किया जाता है कि भाई इसने कैसी प्रतिक्रिया करी, जो आपको स्टिमुलस दिया गया उसके प्रति उसने कैसी अनुक्रिया करी। तो फिर आप उसका क्या करेंगे, मापनकर्ता उसका विश्लेषण करेगा और विश्लेषण के आधार पर ही उसके गुणों को जाना जाता है। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने सुना होगा टीएटी बहुत चलता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका शब्द सहचार्य परीक्षण होता है, पूर्ति परीक्षण होता है, इसके उदाहरण हैं। तो ये हैं दोस्तों मापन एवं मूल्यांकन की तकनीकें, 5 तकनीक हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है। अब इसके बाद अगला आएगा मापन एवं मूल्यांकन के उपकरण। देखिए जो अभी हमने पढ़ा था उसी के बारे में हम थोड़ा सा, जैसे अभी हमने पढ़ी थी तकनीकें, अब हम उपकरण के बारे में पढ़ेंगे, उपकरण कैसे कैसे होते हैं, और वैसे देखा जाए तो ये तकनीकों से ही रिलेटेड हैं। तो अब हम इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ा ध्यानपूर्वक इसको सुनिएगा और समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है दोस्तों इसमें अवलोकन, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था अवलोकन तकनीक, ठीक है ना। तो ये मैंने पहले ही बोला व्यक्ति के व्यवहार की दोस्तों क्या है, सबसे प्राचीन विधि है, ठीक है। अब व्यक्ति क्या करता है, अपने चारों ओर घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं तथा क्रियाओं का अवलोकन करता रहता है, ठीक है ना। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति अथवा छात्र के बाह्य व्यवहार को देख के उसके व्यवहार का वर्णन करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, अवलोकन तकनीक बोलेंगे। ज्यादातर ये तकनीक क्या होती है, छोटे बच्चों के व्यवहार के मापन के लिए काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो लिखित और मौखिक परीक्षा नहीं दे सकते हैं, या उनके लिए लिखित और मौखिक परीक्षा लेना उपयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पर ये अवलोकन तकनीक बहुत अच्छे से काम करती है। इसके अलावा जैसे अनपढ़ व्यक्ति हैं, मानसिक रोगी हैं, विकलांग हैं, या अन्य भाषा भाषी के जो लोग हैं, उनके व्यवहार के मापन के लिए भी अवलोकन जो आपका उपकरण है बहुत ही इंपॉर्टेंट उपकरण है, यानी बहुत उपयोगी विधि है। अब अवलोकन के प्रकार क्या क्या होते हैं, 2 टाइप के अवलोकन होते हैं, स्व अवलोकन और बाह्य अवलोकन, ठीक है। अब स्व अवलोकन में क्या करेगा, व्यक्ति स्वयं अपने व्यवहार का मापन करेगा। बाह्य अवलोकन में क्या होगा, आप दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अवलोकन करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज को आपने ध्यान में रखना है। अब ऑफ कोर्स ये जो टेक्निक है ये काफी प्राचीन है, तो इससे जो प्राप्त रिजल्ट होते हैं वो उतने एग्जैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आप किसी के संपूर्ण व्यवहार का आकलन सिर्फ अवलोकन के आधार पे तो नहीं कर सकते ना। लेकिन ये बहुत इजी मेथड है, समझ में आ रहा ना, इसमें बहुत कम खर्चा आता है, क्योंकि आप सीधे क्या करेंगे भाई, दूसरे का व्यवहार को देखेंगे और उसके आधार पे उसके मापन, उसके व्यवहार का मापन कर लेंगे। तो देखा जाए तो काफी इजी मेथड है, लेकिन इसके द्वारा जो प्राप्त किए गए रिजल्ट हैं वो उतने यथार्थ नहीं होते हैं, ये चीज को आपने समझना है, ठीक है। इसके बाद आता है परीक्षण। जैसा कि अभी हमने बोला, परीक्षण का मतलब क्या है कि व्यक्ति को आप ऐसी परिस्थितियों में रखो जिससे वो अपने वास्तविक गुणों को प्रकट कर ले, ठीक है। अब गुण क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो विविध गुण हैं, तो उनके लिए उनको मापने के लिए विविध परीक्षण भी होंगे, ठीक है ना। तो अब इसके लिए जैसे कि आपने देखा होगा, व्यक्तित्व को जानने के लिए व्यक्तित्व परीक्षण होता है या फिर साक्षात्कार परीक्षण होता है। अभिक्षमता को मापने के लिए अभिक्षमता परीक्षण होते हैं, है ना। इसके अलावा जैसे भाई छात्रों की कठिनाइयों को जानने के लिए निदानात्मक परीक्षण होता है, ठीक है ना। इसी तरह से परीक्षण की प्रकृति के आधार पर हम उसको मौखिक, लिखित
लिखित या प्रयोगात्मक परीक्षण में बांट सकते हैं। इसके अलावा प्रशासन के आधार पर जैसे कि आप उसको व्यक्तिगत और सामूहिक परीक्षण में बांट सकते हैं। व्यक्तिगत परीक्षण क्या होगा, जब एक व्यक्ति का लिया जाता है। सामूहिक परीक्षण क्या होगा, जिसमें एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं। ओके, प्रयुक्त सामग्री के प्रस्तुतिकरण के आधार पर आप कौन सी सामग्री को प्रस्तुत कर रहे हो, कहने का मतलब है आप शाब्दिक परीक्षण ले रहे हो या अशाब्दिक परीक्षण ले रहे हो, ठीक है ना। आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर सिर्फ आप संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप संकेतों का प्रयोग कर रहे हैं तो अशाब्दिक होगा, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो शाब्दिक परीक्षण होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, परीक्षणों को कैटेगराइज कर सकते हैं। अब इसके अलावा और भी परीक्षण है, जैसे कि ज्ञान परीक्षण, बोध परीक्षण। अब आपका उद्देश्य खाली केवल ज्ञान को मापना है तो ज्ञान परीक्षण लो, अगर अवबोध को मापना है तो बोध परीक्षण लो। अनुप्रयोग परीक्षण, यानी कि आपको जितना आपने ज्ञान प्राप्त किया, जितना आपने सीखा, आप उसका नवीन परिस्थितियों में किस तरीके से अनुप्रयोग करते हो, तो वो अनुप्रयोग परीक्षण कहलाएगा ना। यानी कि आप इम्प्लीमेंटेशन कितना अच्छा करते हो, इम्प्रोवाइजेशन कितना अच्छा करते हो, है ना। जैसे गणित में हम कितने प्रश्न करते हैं और उससे संबंधित कोई और प्रश्न आ जाए, तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो ज्ञान प्राप्त किया उसका हमने कहीं और प्रयोग कर लिया या नवीन परिस्थिति में प्रयोग कर लिया, तो वही आपका क्या है, अनुप्रयोग है। और अगर हम उसका परीक्षण ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा, अनुप्रयोग परीक्षण कहलाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके रचना के आधार पर भी आप इसको बांट सकते हो। आपने किस तरीके से रचना की है, इसमें आपके प्रमापीकृत, अप्रमापीकृत और अध्यापक निर्मित परीक्षण आते हैं। कहने का मतलब है प्रमापीकृत परीक्षण वो होते हैं जिसमें प्रश्नों की भाषा पहले से ही फिक्स होती है, प्रश्नों का क्रम पहले से ही फिक्स होता है। अप्रमापीकृत आपके क्या होते हैं, क्रम फिक्स नहीं होता है, भाषा फिक्स नहीं होती है। इस टाइप के जो परीक्षण होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, अप्रमापीकृत परीक्षण कहलाते हैं। इसके बाद उत्तर फलांकन के आधार पर, भाई आप उत्तर किस तरीके से देते हो उसके आधार पर भी आप परीक्षणों को बांट सकते हो। तो इसमें दो तरह के परीक्षण होते हैं। पहला कौन सा होता है आपका, निबंधात्मक, और दूसरा आपका क्या होता है, आपका वस्तुनिष्ठ, ठीक है ना। निबंधात्मक प्रश्न के बारे में भी आप जानते हैं। निबंधात्मक प्रश्न क्या होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं, बच्चों से आप प्रश्न पूछते हैं सिंपल से, और वो क्या करते हैं, उसमें एक लंबे लंबे उत्तर लिखते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं उसमें क्या होते हैं कि उनको ऑप्शन दिए हुए रहते हैं, या फिर उनको वाक्य की पूर्ति करनी होती है, या मिलान प्रश्न होते हैं, या रिक्त स्थान पूर्ति वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे जो प्रश्न हैं उन मतलब कहने का मतलब है प्रश्नों के आधार पर या उत्तर फलांकन के आधार पर भी आप परीक्षणों को निबंधात्मक परीक्षण और वस्तुनिष्ठ परीक्षण में भी बांट सकते हैं। इसके अलावा सार्विक परीक्षण, अच्छा सार्विक नहीं होता, ये सार्विक होता है, ठीक है। सार्विक परीक्षण में क्या होगा कि जिसमें आप अनेक गुणों का मापन करेंगे, और एकांकी परीक्षण क्या होगा जिसमें आप केवल एक ही गुण का मापन करेंगे, ठीक है। इसके बाद परीक्षा में लगने वाले समय के आधार पर भी आपके दो तरह के परीक्षण हो सकते हैं। एक होते हैं गति परीक्षण, एक होते हैं सामर्थ्य परीक्षण। अब गति परीक्षण में क्या होता है कि जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, लेकिन प्रश्न बहुत सिंपल होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई गति परीक्षण में क्या होता है, फटाफट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको एक निश्चित समय दे दिया जाता है, तो भाई देखा जाता है भाई छात्र एक निश्चित समय में कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर गया, तो ये आपके गति परीक्षण होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं, चयन परीक्षण और हटाव परीक्षण। अब चयन परीक्षण में क्या होगा, सीधा सीधा सा मतलब कि अगर आपने किसी व्यक्ति को सेलेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चयन परीक्षण बोलेंगे। हटाव में जब किसी को हटाना है, ठीक है ना, तो चयन परीक्षण में क्या होगा, व्यक्ति के सकारात्मक बिंदुओं को मापने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, और उसके चयन के मार्ग को प्रशस्त करेंगे। जबकि हटाव परीक्षण में क्या होगा कि आप व्यक्ति के नकारात्मक बिंदुओं को सामने लाकर उसको हम कह सकते हैं चयनित ना करने के प्रमाणों को प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप परीक्षणों को दोस्तों कैटेगराइज कर सकते हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला उपकरण है साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो साक्षात्कार में क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति से आमने सामने बैठकर विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन प्रश्नों के आधार पर ही, और या फिर हम कह सकते हैं उन प्रश्नों के उत्तर के आधार पर ही उसकी योग्यताओं का मापन किया जाता है, ठीक है ना। अब जब शिक्षा संस्थानों में जैसे अगर आप छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि को मापन के लिए आप साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, वाइवा बोलते हैं ना,
ठीक है, आपने भी दिया होगा वाइवा। ठीक, तो वाइवा में आपका क्या होता है, इस साक्षात्कार का ही तो प्रयोग होता है ना। तो अब साक्षात्कार भी क्या होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रमापीकृत और दूसरे होते हैं आपके अप्रमापीकृत। प्रमापीकृत को वैसे संरचित साक्षात्कार भी बोला जाता है और अप्रमापीकृत को असंरचित साक्षात्कार भी बोला जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई जो प्रमापीकृत होगा उसमें क्या होगा, आपके जो प्रश्न है, प्रश्न पूछने का जो क्रम होगा वो सही होगा। उसके अलावा वो क्या कहते हैं, जो उसकी भाषा होती है वो पहले से ही पूर्व निर्धारित होती है। जबकि अप्रमापीकृत हम कह सकते हैं साक्षात्कार में जो प्रश्न होते हैं वो लोचशील होते हैं, मुक्त होते हैं। ठीक है, अब इसमें जो भाषा होती है वो पहले से ही निर्धारित नहीं होती है। ठीक है, और कहने का मतलब है जो प्रश्न पूछे जाने वाले होते हैं उनका क्रम भी क्या होता है, साक्षात्कारकर्ता पे निर्भर करता है। हालांकि फिर भी ये जो आपका उद्देश्य है उस पर डिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब है भाई जो साक्षात्कार का उद्देश्य है उस पर ही आपके डिपेंडेंट होते हैं। कहने का मतलब ये नहीं है कि आपसे किसी और उद्देश्य से आपका साक्षात्कार लिया जाना है और आपसे किसी और ही जॉनर के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना, जैसे कि सपोज करो आपका प्रवक्ता का साक्षात्कार है, तो भाई ऐसा नहीं कि आपसे प्रवक्ता के साक्षात्कार के क्वेश्चन की जगह पे आपसे कुछ और ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं। आपका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य है कि भाई आपको प्रवक्ता में सिलेक्शन करना है। ठीक है ना, यानी आपको प्रवक्ता से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछने हैं। तो भाई प्रवक्ता परीक्षा से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछने होंगे तो उद्देश्य तो उनका वही रहेगा ना, कि आपका उद्देश्य वही रहेगा कि आपको प्रवक्ता के से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएं। ठीक है, ये चीज को समझिए। ठीक है, इसके बाद आता है उद्देश्य के अनुसार। अब देखिए उद्देश्य के अनुसार भी हम साक्षात्कार को निम्न भागों में बांट सकते हैं। देखिए सबसे पहला आता है सूचनात्मक साक्षात्कार। अरे सूचनात्मक में आपको क्या होगा, जिसमें सूचना मिलेगी। इसके बाद आता है परामर्श साक्षात्कार, जो कि दोस्तों परामर्श देने के लिए साक्षात्कार किया जाता है। इसके बाद आता है निदानात्मक, अगर आपकी जो कठिनाई है उनको जानने के लिए निदानात्मक साक्षात्कार किया जाता है। उपचारात्मक साक्षात्कार, कि भाई आपको कोई भी जो कठिनाइयाँ जानने के बाद उपचारात्मक साक्षात्कार किया जाता है ताकि उनका उपचार किया जा सके। चयन साक्षात्कार, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। अनुसंधान साक्षात्कार, जैसे कि आपके कॉलेज में आपके अनुसंधान लोग रिसर्च करते हैं तो उसमें जो उससे संबंधित साक्षात्कार होते हैं उनको क्या बोला जाता है, अनुसंधान साक्षात्कार बोला जाता है। ठीक है, अब साक्षात्कार की प्रक्रिया, साक्षात्कार की 3 प्रक्रियाएं, एक तो क्या होता है उसका प्रारंभ, फिर उसका मुख्य भाग और फिर उसका समापन। अब साक्षात्कार का जो प्रारंभ होता है वो कैसे होता है, जैसे कि अब इंटरव्यूअर है और एक इंटरव्यू देने वाला है। ठीक है ना, तो अब होता क्या है कि भाई जो इंटरव्यू लेने वाला होता है वो क्या करता है, वो पहले जो इंटरव्यू देने वाला होता है उसको बुलाता है। ठीक है, अपनी चुपचाप उसको शांति से बैठने के लिए कहता है, क्योंकि माहौल काफ़ी गर्म होता है तो वो कोशिश करता है कि माहौल को काफ़ी कूल किया जाए, यानी कि सिंपल किया जाए, हल्का फुल्का माहौल बनाया जाए। तो उसके लिए वो क्या करता है, सिंपल उसके संग आत्मीयता स्थापित करने का प्रयास करता है। उससे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो कि उसकी लाइफ से रिलेटेड हो, जैसे कि आप अपने बारे में बताइए, है ना, मतलब माहौल को बहुत हल्का फुल्का करने का प्रयास करता है। तो इसमें क्या होता है, इस पहले वाले भाग में क्या होता है, साक्षात्कार जब प्रारंभ होता है तो उस भाग में क्या होता है कि भाई जो साक्षात्कार देने वाला होता है वो अपने बारे में बताता है और एक तरीके से वो आत्मीयता स्थापित करता है और प्लस साथ में उसको एक तरीके से उस पर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। जो साक्षात्कार लेने वाला होता है उस पर ट्रस्ट भी स्थापित हो जाता है कि हाँ, जो भी मैं चीज़ यहाँ पर बताऊंगा मेरी बातों को पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। ओके, और इसको सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरीके से आपको उस पर ट्रस्ट हो गया है कि आपको हाँ ठीक है भाई, मैं यहाँ पर साक्षात्कार देने के लिए अब तैयार हूँ। दूसरे भाग में क्या होगा कि अब आता है मुख्य भाग, यानी कि आपका जो उद्देश्य है, जो विषय वस्तु का आप से संबंधित आप उससे पूछना चाहते हैं, अब इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो वो साक्षात्कारकर्ता जो है वो आपसे प्रश्न पूछेगा, यानी साक्षात्कार लेने वाला, और साक्षात्कार देने वाला उनके आंसर देगा और उसी के आधार पर आपके ज्ञान का या आपके व्यवहार का मापन किया जाएगा। और उसके बाद समापन क्या होता है कि भाई आप बहुत सिंपली आप स्माइल करते हुए कहिए ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड बाय। ओके, तो इस तरीके से आपकी प्रक्रिया होती है। इनके कुछ काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई है, तो मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको समझा दिया है। अब आपसे इससे अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप बहुत ईजिली
बता देंगे कि भाई प्रक्रिया के प्रारंभ में क्या होगा, मुख्य भाग में क्या होगा और समापन में क्या होगा। हाँ, एक बात और कि जब आपसे प्रश्न पूछे, जब साक्षात्कार जब प्रश्न पूछता है तो वो सिंपल होने चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, भाषा उसकी हम कह सकते हैं बाइलिंगुअल नहीं होने चाहिए, ऐसे प्रश्न नहीं होने चाहिए जो कि उसको हर्ट करें। इस टाइप की कुछ ये सैद्धांतिक बातें हैं, ये आपको स्वयं ही आनी चाहिए। देखिए, आप अब आगे टीचर बनने वाले हैं तो ऐसी चीज़ें आपको स्वयं में आत्मसात करनी पड़ेंगी। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भाई साक्षात्कार में कैसी चीज़ें होनी चाहिए। ओके, इसके बाद आता है अगला उपकरण जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल, यानी कि अनुसूची। बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अनुसूची की तो भाई आंकड़े इकट्ठे करने के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का प्रयोग होता है तो वो होता है शेड्यूल, यानी कि अनुसूची। विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए और उनको इकट्ठा करके रखने के लिए अनुसूची का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो दोस्तों इसमें होता क्या है कि जैसे मापन करता है, जिसका मापन वो कर रहा है उससे प्रश्न पूछता है, ओके, और उसके दिए गए उत्तरों को अनुसूची में अंकित करते हुए चले जाता है। कभी कभार तो क्या होता है कि जैसे उत्तर देने वाला जो होता है वो भी अनुसूची को स्वयं भर लेता है, ओके। तो इस तरीके से अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अनुसूची को हमने 5 पार्ट में कैटेगराइज किया है। देखिए, सबसे पहले होती है अवलोकन अनुसूची, इसके बाद साक्षात्कार अनुसूची, दस्तावेज अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची और निर्धारण अनुसूची। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, ये जो पांचों अनुसूचियां होती हैं वैसे आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। जैसे कि हम बात करते हैं पहले अवलोकन अनुसूची की। अवलोकन अनुसूची क्या होगी अभी अब बताइए। अवलोकन में क्या होगा कि किसी के व्यवहार का आप अवलोकन करेंगे और उसके बाद उसके निर्धारित गुणों को हम यहाँ पर क्या होंगे, लिखते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार क्या होता है, अवलोकन अनुसूची के लिए आप क्या कर सकते हो, साक्षात्कार का भी प्रयोग कर सकते हो। कहने का मतलब है कि आप उसका इंटरव्यू ले लो और उसके इंटरव्यू भी लेते हुए चले जाओ, साथ में उसका अवलोकन भी करते हुए चले जाओ और उसके पॉइंटों को आप शेड्यूल में लिखते हुए चले जाओ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आपस में दोस्तों ये रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है दस्तावेज अनुसूची। अब दस्तावेज अनुसूची में आपका क्या होगा भाई, आप क्या करेंगे, जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसके इतिहास से संबंधित आंकड़े हैं, उनको आप संकलित कर सकते हैं, जैसे कि उसकी हिस्ट्री कैसी रही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार की अनुसूची में आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके इतिहास को हम रख सकते हैं। किसी व्यक्ति के अगर आप इतिहास को जानना चाहते हैं तो वहां पर आपके दस्तावेज अनुसूची उसको बोला जाता है। इसके बाद आपकी आती है मूल्यांकन अनुसूची। भाई, मूल्यांकन से संबंधित अगर आपको अगर आपने किसी चीज का मूल्यांकन करना है तो उससे संबंधित आप आंकड़ों को इकट्ठा करेंगे, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मूल्यांकन अनुसूची का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद आती है निर्धारण अनुसूची। अब निर्धारण अनुसूची क्या होती है, उसका प्रयोग आपका क्या होता है भाई, किसी गुण की मात्रा को निर्धारण करने के लिए आपका निर्धारण अनुसूची का प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे दस्तावेज अनुसूची की अगर हम एक उदाहरण की बात करें, जैसे कि हमको बताऊं, जैसे होता है क्या है कि भाई स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अपराधी किस्म के होते हैं, तो आप उसके लिए क्या करते हैं भाई, आप उनके लिए एक शेड्यूल तैयार करते हैं। उस शेड्यूल में आप क्या करते हैं कि उसके इतिहास को, आप हिस्ट्री को लिख लेते हैं कि भाई बालक ने कब अपराध किया था, अपराध की प्रकृति कैसी थी, अपराध करते वक्त बालक की उम्र कैसी थी, उसके माता पिता का प्रोफेशन क्या है, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है कि कोई भी नया व्यक्ति जब आएगा तो आसानी से उसके दस्तावेज अनुसूची को देखकर उसके इतिहास के बारे में पता लगा लेगा, उसकी हिस्ट्री के बारे में पता लगा लेगा कि भाई इसने क्या क्या कारनामे यहाँ पर किए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन अनुसूचियों का प्रयोग करते हैं, समझ गए ना। तो यानी समंक को संकलन, समंक क्या होता है, आंकड़े, आंकड़े को संकलन करने के लिए हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुसूची यानी शेड्यूल बोला जाता है। मूल्यांकन और मापन का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, ओके। इसके बाद आता है प्रश्नावली। देखिए, प्रश्नावली का क्या मतलब है, प्रश्नावली को बोलते हैं क्वेश्चनर। अब देखिए, प्रश्नावली क्या होता है, प्रश्नावली होता है प्रश्नों का समूह। इसमें क्या होते हैं, प्रश्न लिखे हुए होते हैं एक समूह में, ठीक है। अब आप इसको ध्यान में रखिए, अभी हमने पढ़े थे प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत साक्षात्कार। देखिए, ये प्रमापीकृत साक्षात्कार का लिखित रूप इसको मान लीजिए। प्रमापीकृत साक्षात्कार में क्या होता है कि आपसे मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं और आपने उसको क्या होता है, मौखिक रूप से ही आंसर देने होते हैं। लेकिन इसमें आपसे क्या होगा, लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाएंगे और आप लिखित रूप में आप इसका आंसर देंगे। तो क्वेश्चनर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी इसका भी सेम वही होता है कि आपसे क्या होता है, किसी फील्ड से रिलेटेड जिससे भी आपकी जानकारी जाननी हो उसमें आपके प्रश्न बनाए जाते हैं और उस प्रश्न से आपको दे दिए जाते हैं। और इसमें क्या होता है भाई, एक साथ कई सारे व्यक्तियों का आप क्या कर सकते हैं, एक तरीके से डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली आप क्या करेंगे, जिन आप एक ग्रुप
पूरे समूह के लोगों को आप क्या कर देंगे, पकड़ लेंगे और एक काम करेंगे कि जिस उद्देश्य, जो आपका उद्देश्य है, जिस विषय से संबंधित आप सूचना एकत्रित करना चाहते हैं, आप उससे संबंधित प्रश्न बनाएंगे और उन प्रश्नों को आप क्या करेंगे, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है ना। अब वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चनर को भरेंगे और उसके आधार पर आप क्या कर लेंगे, उनका मूल्यांकन कर लेंगे। बहुत सिंपल सी टेक्निक है। लेकिन अब इसमें भी वही इंपॉर्टेंट है कि भाई आपके प्रश्न क्या होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, सरल और स्पष्ट होने चाहिए, द्विभाषी नहीं होने चाहिए। ऐसे प्रश्न ना रखें कि भाई जिसके 2 आंसर निकलते हों या 10 आंसर निकलते हों। ऐसे प्रश्न रखें जो कि सिंपल और स्ट्रेट हो, ठीक है। और इस तरह से रखें कि जो आपके विषय को पूरा कंप्लीट करते हो, यानी पूरा कवर करते हो। और मतलब हम कह सकते हैं कि जो आप पूछना चाहते हो उसका आपका ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ को हम उनसे गेन कर पाए, जो हमारा उद्देश्य है ना। हम उनसे किसी विषय के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमारे प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि उस विषय के हम कह सकते हैं 3 आयामों से संबंधित होने चाहिए। हम ऐसे प्रश्न बनाएंगे कि भाई हमें ज़्यादा से ज़्यादा उनसे नॉलेज मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूचनाएं उनसे एकत्र हो जाए, ठीक है ना। तो ये होती है दोस्तों प्रश्नावली। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आता है निर्धारण मापनी। तो दोस्तों अगर हम बात करें निर्धारण मापनी की, तो इसमें किसी व्यक्ति के गुणों का गुणात्मक विवरण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसकी मदद से व्यक्ति में उपस्थित गुणों की सीमा या गहनता या हम कह सकते हैं आवृत्ति का मापन किया जाता है या उसको मापने का प्रयत्न किया जाता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। देखिए निर्धारण जो मापनी होती है वो आपके, मैंने उसके प्रकार यहाँ पर लिखे हैं। देखा जाए तो वैसे वो आपकी चेकलिस्ट, आंकिक, ग्राफिक, क्रमिक, इसके अलावा आपकी स्थानिक और बाह्य चयन, इस टाइप की आपकी मापनियाँ होती हैं। जैसे कि आपकी सबसे पहले आपकी आती है चेकलिस्ट मापनी। देखिए चेकलिस्ट मापनी काफ़ी ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी के व्यक्ति में आपको पता लगाना है कि भाई उसमें कोई गुण उपस्थित है या नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, भाई कुछ प्रश्न लिखे होते हैं या फिर कुछ इसमें कथन लिए हुए होते हैं। तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति को ये कथन सही है या गलत है, उसमें सही टिक, इस तरह से टिक या क्रॉस करना होता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि भाई उसके जिस तरह के उसने उत्तर दिए होंगे उसके आधार पर आप क्या करेंगे, उसमें गुणों के मात्रा का पता लगा लेंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, चेकलिस्ट मापनी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आता है आंकिक मापनी। अब इसमें क्या है, आंकिक मापनी चेकलिस्ट मापनी की तरह ही है। अब इसमें कथनों को हाँ या ना में ना बदल के बस नंबरों में बदल दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जैसे कुछ मार्क्स दिए होंगे, जैसे दे दिया जाएगा भाई 1, 3, 5, 7 ऐसे करके, ठीक है। तो अब क्या होगा, फिर वही है कि उसके सामने क्या होगा कि आप प्रयोगकर्ता, जो भी आपका प्रयोग करता है वो आंकिक मापनी है उसको दी जाएगी। उसके बाद आपका क्या होगा कि भाई उसमें पता लग जाएगा कि आप किसी कथन से कितना सहमत है, कितने हद तक सहमत है, किस सीमा तक सहमत है, ये पता लग जाएगा। तो वो उसको मार्क्स देगा भाई 5, 6, 7, 8, ठीक है। अगर आप सहमत हैं, पूरी तरह सहमत है तो 10 के 10 मार्क्स, नहीं सहमत है तो 0, बीच में सहमत है तो इस तरह से आपका क्या होता है, आंकिक मापनी उसको बोला जाता है। अब इसके बाद आता है ग्राफिक। अब ये ग्राफिक मापनी भी ना बिल्कुल आंकिक मापनी की तरह होता है। इसमें आपकी क्या होती है, एक लाइन बनी हुई होती है, ठीक है ना। अब ये वाला जो छोर है ये बिल्कुल असहमत और ये होगा बिल्कुल सहमत। इसमें आपको क्या होगा, बीच में आपकी रेखा खींची हुई होती है। तो अब आप पता लग जाएगा कि भाई ये आपका क्या है, ग्राफिक। तो ग्राफिक तौर से भाई हाँ ठीक है, आप कुछ सहमत हैं, आप ये होगा तो आप ज्यादा सहमत होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, ग्राफिक मापनी का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि क्रमिक मापनी। अब क्रमिक मापनी का मतलब ये होता है ना कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि गुण की मात्रा के विषय में जानकारी के लिए उसमें आपके क्या होते हैं ना, अनेक जो उपगुण होते हैं उनको उपगुण, मतलब जो उसके सब हम कह सकते हैं जो सब जो आपकी क्वालिटीज होती हैं उनको क्रमबद्ध किया जाता है, ठीक है ना। उसको इसका इसमें मापन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आती है स्थानिक मापनी। अब स्थानिक मापनी की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, वस्तु, व्यक्तियों या कथनों का या समूह विशेष के संदर्भ में आप क्या कर सकते हैं, स्थान सूचकांक होते हैं जैसे कि आपके दशांक या शतांक। जैसे दशांक होता है, एक आपका होता है डेसाइल और परसेंटाइल। वैसे दोस्तों स्टैटिस्टिक्स के वर्ड हैं, आपको शायद उतने अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन इनकी मदद से दोस्तों इसका मापन किया जाता है। बस आप इसका ध्यान में रखो, स्थानिक मापनी, ठीक है। और इसी तरह से एक आता है बाह्य चयन मापनी। बाह्य चयन मापनी में क्या होता है कि भाई प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 या 2 से अधिक उत्तर देने होते हैं, ठीक है। और व्यक्ति को इनमें से किसी एक
उत्तर का चयन अवश्य करना पड़ता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसमें होगा क्या कि आपके प्रश्न होंगे, प्रश्न के 2 या 2 से अधिक उत्तर दिए हुए होंगे और इनमें से एक का चयन करना होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाय चयन मापनी बोलेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि व्यक्ति इसमें स्वतंत्र नहीं है उत्तर देने के लिए, उसको उत्तर पहले से ही भी दिए हुए होंगे और उसमें से उसको चयन करना होगा कि वो कौन सा सही मापता है। इसके बाद आता है दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट उपकरण, जिसको हम बोलते हैं प्रक्षेपीय तकनीक। देखिए, प्रक्षेपीय तकनीक के बारे में अभी हमने पढ़ा था, प्रक्षेपीय तकनीक या प्रक्षेपीय उपकरण इसको बोलेंगे। इसमें होता क्या है, अभी हमने डिस्कस किया था दोस्तों, ये आपका एक तरीके से असंरचित, हम कह सकते हैं, उद्दीपन इसमें दिया जाता है और उसके प्रति जो अनुक्रिया आदमी करता है उसके आधार पर उसके गुणों का मापन किया जाता है या व्यवहार का मापन किया जाता है, ठीक है ना। एक्चुअली ये क्या होता है दोस्तों, हम कह सकते हैं व्यक्ति के अचेतन पक्ष का ये मापन है, ठीक है ना। तो हम इसमें कह सकते हैं कि प्रक्षेपण वो अचेतन प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मूल्य, दृष्टिकोण, आवश्यकताओं, इच्छाओं, संवेगों, ठीक है ना, हम कह सकते हैं, या को अन्य वस्तु या अन्य व्यक्तियों के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से व्यक्त कर देता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि भाई व्यक्ति के सामने कोई एक ऐसी उद्दीपन परिस्थिति को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें वो अपने विचारों, दृष्टिकोण या फिर संवेग, गुणों आदि को एक तरीके से उनके प्रति वो आरोपित या उनके प्रति प्रतिक्रिया करेगा और अपनी अभिव्यक्ति को दे देगा। तो इस तरह से प्रक्षेपी तकनीक किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बोला कि इसमें जो आपके उद्दीपन होते हैं वो असंरचित प्रकृति के होते हैं, ओके, और व्यक्ति इनके प्रति जो क्रिया करता है उससे ही हमारी पता लग जाता है कि उसके अंदर कौन से गुण विद्यमान हैं या नहीं है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका प्रक्षेपीय तकनीक के दोस्तों उदाहरण है। इसमें सबसे पहले आपकी आती है सहचर्य तकनीक, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सम्मुख क्या होगा, कोई उद्दीपक प्रस्तुत किया जाएगा और व्यक्ति उस उद्दीपक के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया दे देगा, ठीक है ना। और उस जो प्रतिक्रिया देगा उसका हम विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के आधार पे उसके हम व्यक्तित्व को जान लेंगे, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये तकनीक है, इसको हम क्या बोला जाता है, साहचर्य तकनीक बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसमें आपके दोस्तों क्या होता है कि जैसे सहचर्य तकनीक में आपके जनरली क्या होता है कि जैसे शब्द सहचर्य तकनीक आती है, इसमें चित्र सहचर्य तकनीक आती है, ठीक है, ये इसमें तकनीक आती है। इसके अलावा जैसे वाक्य सहचर्य तकनीक, ठीक है। तो इसमें होता है क्या है, जैसे शब्द होते हैं, चित्र होते हैं, वाक्य होते हैं, इनको प्रस्तुत किया जाता है और फिर उसके बाद व्यक्ति क्या करता है, अपनी प्रतिक्रिया दे देता है, ठीक है। तो ये आपके क्या होते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं ये इसकी तकनीक है। सबसे पहली कौन सी है, सहचर्य तकनीक, ठीक है ना। आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये व्यक्तित्व मापन की विधियां एक तरीके से, ठीक है। इसके बाद आती है रचना तकनीक। अब व्यक्ति के समक्ष इसमें क्या होता है, कोई उद्दीपन प्रस्तुत किया जाता है और उसको कोई क्या करता है, रचना बनाने को कहा जाता है, ठीक है। और अब फिर हम क्या करते हैं, व्यक्ति के द्वारा कोई रचना जब बनाई जाती है उसका विश्लेषण करते हैं और फिर उसका हम व्यक्तित्व को जान लेते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि जनरली इसमें क्या होता है कि जैसे कोई कहानी लिखवा दी जाती है या कोई चित्र बनवा दिया जाता है तो वहाँ पर इसका तकनीक का प्रयोग होता है। आपने देखा होगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट है TAT, इसका रिजल्ट, ठीक है ना, TAT और CAT, ठीक है ना। TAT जो परीक्षण है जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतर्बोध परीक्षण बोला जाता है, जैसे कि हेनरी मरे का, ठीक है, हेनरी मरे का जो इसको क्या बोलते हैं, प्रासंगिक आपका अंतर्बोध परीक्षण, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। और इसके बाद आता है CAT यानी कि आपका बाल अंतर्बोध परीक्षण, ये इसके बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो रचना तकनीक में आपको क्या होगा कि आपसे कोई कहानी लिखवाई जाएगी या चित्र बनवाया जाएगा। अब बताइए इसके बाद आता है पूर्ति तकनीक। अब पूर्ति तकनीक क्या है, पूरा करना। तो कोई अधूरी रचना दी जाएगी, उद्दीपन की तरह प्रस्तुत की जाएगी और व्यक्ति क्या करेगा, उस अधूरी रचना को पूरा करेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं भाई, व्यक्ति के द्वारा जो अधूरी रचना को पूरी करने के लिए जो शब्दों और भावों का प्रयोग किया जाएगा आप उनका विश्लेषण करेंगे और उसके व्यक्तित्व का अनुमान लगा लेंगे, ठीक है ना। तो जैसे वाक्य पूर्ति है, चित्र पूर्ति है, वो इसमें आपके आते हैं। जैसे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रोडे का आपका परीक्षण है जिसको हम बोलते हैं वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण जो कि रोडे द्वारा अपनाया गया था, ठीक है। और इसके अलावा रोटर का भी एक और इम्पॉर्टेंट परीक्षण है जिसको हम बोलते हैं
अपूर्ण वाक्य परीक्षण, ठीक है। तो भाई सिंपल है कि इसमें अपूर्ण वाक्य दिया जाएगा और उसको जिसका आप मापन कर रहे हैं उससे बोलेंगे कि आप इसको पूरा करो, ठीक है, और उसके आधार पर आप उसके व्यक्तित्व का पता लगा लेंगे, ठीक है, या उसका मूल्यांकन कर लेंगे। इसके बाद आती है क्रम टेक्निक। अब इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सामने उद्दीपन के रूप में कुछ शब्द, कथन, भाव, विचार, चित्र या वस्तुएं ऐसे रख दी जाती हैं कि उनको किसी क्रम में व्यवस्थित करना होता है। समझ रहे हैं ना, कि उनका कोई क्रम नहीं होगा, आपके सामने रख दी जाएंगे। भाई जैसे चित्र ही है, माना आपके सामने कोई चित्र रख दिए, वो क्रम में नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपसे कहा जाएगा कि भाई इनको क्रम में लगाओ, ठीक है। तो जब आप क्रम में उसको लगाएंगे तो आप उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, बच्चे का विश्लेषण करेंगे और उसके संबंध में आप जानकारी जुटा लेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे इंपॉर्टेंट संजोदी परीक्षण, काफी इंपॉर्टेंट परीक्षण है, ठीक है। संजोदी परीक्षण इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये काफी आप इस ध्यान में रखने ना, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, चित्र हैं इसमें, इस वाले परीक्षण में क्या होता है कि कुछ चित्र होते हैं, उन चित्रों को व्यवस्थित करना होता है। इसके बाद आता है अभिव्यक्ति परीक्षण या अभिव्यक्ति तकनीक भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति को प्रस्तुत किए गए उद्दीपन पर अपनी प्रतिक्रिया विस्तार से अभिव्यक्ति करनी पड़ती है, ठीक है ना। अभी इससे पहले तो क्या होता है कि आप साहचर्य में तो आपके सामने उद्दीपन किया, आपने अपनी प्रतिक्रिया दे दी, ठीक है ना, लेकिन अभी आपको अभिव्यक्ति करनी है। अभिव्यक्ति का मतलब ही क्या है कि आपको पूरा समय दिया जाएगा, पूरी विस्तार से क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप पूरी अभिव्यक्ति करिए अपने, ठीक है ना। तो फिर वही होगा, आपके सामने जो अभिव्यक्ति आएगी तो जो आपका जो विश्लेषण करता है वो उसका विश्लेषण करेगा, उसके आधार पर आपके व्यक्तित्व का पता लगा लेगा। तो इसमें अभिव्यक्ति परीक्षण में सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आता है, आपने सुना भी होगा इसका नाम, हरमन रोसा का आपका इंक ब्लॉट टेस्ट, ठीक है, इंक ब्लॉट टेस्ट, ये आप इसके उदाहरण में आता है। हरमन रोसा का इंक ब्लॉट टेस्ट इसके अंतर्गत दोस्तों आता है, आपने इसको ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, डेफिनेटली इन पर एमसीक्यू हमेशा बनते हैं, जैसे कि हरमन रोसा का इंक ब्लॉट टेस्ट है, मरे का जैसे अभी हमने पढ़ा प्रासंगिक अंतर्बोध टेस्ट, बाल अंतर्बोध टेस्ट, टीएटी, सीएटी, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, किस टेक्निक के अंतर्गत आते हैं, प्रक्षेपी टेक्निक के किस टेक्निक के अंतर्गत आते हैं, कभी कभार ये भी पूछ लिया जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों अभी हमने डिस्कस किया था समाज मीति तकनीक या समाज मीति उपकरण। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों जो समाज मीति तकनीक है, इसके द्वारा हम सामाजिक पसंद या समूहगत विशेषताओं के मापन को करते हैं, ठीक है ना। हम इसमें पता लगाते हैं कि मनुष्य का समाज के प्रति क्या दृष्टिकोण है और समाज के लोगों का उसके प्रति क्या दृष्टिकोण है। तो इस प्रविधि में इस व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उसको आंसर देना होता है, ठीक है। इसमें आपसे ध्यान में रखना है, जैसे कि इसमें क्या होता है कि भाई जैसे बालकों से क्या पूछा जाता है कि भाई कक्षा में आप किसके संग बैठना पसंद करेंगे, या आप किसके संग खेलना पसंद करेंगे, या आप किसको मित्र बनाना पसंद करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ों को आपका क्या होता है कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको नोट किया जाता है समाज मीति मैट्रिक्स में। एक मैट्रिक्स टेबल बनाई जाती है, उस पर आपका क्या होता है, इन चीजों को पॉइंट्स को नोट किया जाता है। इसको आपने ध्यान में रखना है कि समाज मीति मैट्रिक्स क्या होता है, कि भाई समूह के जो सभी छात्र हैं उनके द्वारा जो भी इंगित की गई पसंद होता है उसको सारणी के रूप में इसमें प्रस्तुत किया जाता है। जैसे कि हमने पहले ही बोला कि भाई हमारे पास सपोज करो 4 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चे हैं हमारे पास, 1 2 3 4 कुछ भी हैं। अब हमने इस बंदे से पूछा कि भाई आपको किसके संग बैठना पसंद है, तो ये बताएगा मुझे इसके संग या इन तीनों में से किसके संग बैठना पसंद है। तो उसके द्वारा हम क्या कर देंगे, इसकी टिक मार देंगे कि इसको इसके संग बैठना पसंद है, इसके संग नहीं है, इसके संग नहीं है। इसके बाद फिर इससे पूछेंगे भाई आपको इन तीनों में किसके संग बैठना पसंद है। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, समाज मीति मैट्रिक्स को बनाते हैं। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इसके बाद आता है सोशियोग्राम। अब सोशियोग्राम क्या होगा, सोशियोग्राम का मतलब यह है कि आप समूह की पसंद को, जैसे कि हम यहाँ पर पसंद की बात कर रहे हैं, आप उसको चित्र में प्रस्तुत करेंगे। अगर आप उसको चित्र में प्रस्तुत करेंगे तो क्या बन जाएगा, सोशियोग्राम बन जाएगा। अब आता है समाज मीति गुणांक। अब समाज मीति गुणांक का मतलब ये है कि आप उनको अगर अंकों के रूप में कन्वर्ट कर दें, यानी विभिन्न व्यक्तियों का अन्य व्यक्तियों के संबंध में जो आपकी पसंद है या नापसंद है, उसको अगर आप या समूह की सामाजिक स्थिति को आप अंकों के रूप में अगर व्यक्त कर देंगे तो वो समाज मीति गुणांक बन जाएगा। बस आप इतना ध्यान में रखिए, आपके नंबर फिक्स हैं, ठीक है ना। बस आप इतना ध्यान में रखिए, समाज मीति, तो समाज मीति के 3 जो टर्म्स आपको ध्यान में रखना है, समाज मीति मैट्रिक्स, सोशियोग्राम और समाज मीति गुणांक, ये आपका समाज मीति मेथड है। अब कभी
इस पर हम चाहें तो कभी अलग से वीडियो बना लेंगे जिसमें हम इन सारी विधियों को बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हालांकि एक वीडियो में इन सभी को पूरा करना पॉसिबल नहीं है, तो इसमें हम कभी कोशिश करेंगे कि अलग अलग वीडियो बनाएं, अलग अलग जो आपकी तकनीक है, तो उसमें हम डिटेल में इनके बारे में डिस्कस कर पाएंगे दोस्तों। इसके बाद आता है दोस्तों संचयी अभिलेख। देखिए दोस्तों, विद्यालय में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में एकत्रित किया जाता है, इन्हें ही संचयी अभिलेख के नाम से पुकारा जाता है। एक्चुअली दोस्तों, जो संचयी अभिलेख है वो किसी छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है, जिसमें भाई उसकी शैक्षिक उपलब्धियां, उपस्थिति, बुद्धि, स्वास्थ्य, चरित्र, पसंद नापसंद, ठीक है, या उसका व्यक्तित्व आदि की सूचना को रखा जाता है। ठीक है, इसी के आधार पर दोस्तों उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें जैसे कुछ एग्जाम्पल है एनेक्टोडल अभिलेख। अब एनेक्टोडल अभिलेख है दोस्तों, इसमें भी क्या होता है कि जैसे आपके छात्रों के जो ये आपका शैक्षिक विकास है उससे संबंधित ये होता है। ठीक है ना, तो इसमें जैसे कि उसके शैक्षिक विकास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं या सार्थक घटनाएं होती हैं, उनको इसमें वस्तुनिष्ठ रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है ना, इसको आपने ध्यान में रखना है। और ये घटनाएं औपचारिक या अनौपचारिक दोनों ढंग से हो सकती हैं। ठीक, तो एनेक्डोटल अभिलेख में क्या होता है, जैसे कि आपका एक अभिलेख प्रपत्र टाइप का होता है, जैसे इसमें छात्र का नाम होता है, फिर पिता का नाम, कक्षा, प्रवेश क्रमांक, ठीक है, और फिर दिनांक होती है लिखी हुई, फिर जो उसके द्वारा कोई घटना की गई उस घटना को अध्यापक के द्वारा लिखा जाता है। ठीक है, फिर अध्यापक के द्वारा उस घटना की व्याख्या की जाती है और अपने तरफ से कोई सुझाव है वो दिया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एनेक्डोटल अभिलेख बोला जाता है। एनेक्डोटल अभिलेख काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान में रखना, संचय अभिलेख के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है परीक्षण बैटरी। ये भी एक उपकरण है। परीक्षण बैटरी से क्या मतलब है दोस्तों, जैसे कि आपने देखा होगा ना, एक सेल है, ये एक सेल है, ठीक है। अब एक सेल को अगर आप श्रेणी क्रम में लगा दें, जैसे एक सेल को अगर आप लगा दें क्रम में, तो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो परीक्षण बैटरी होगी ना, वो कई सारे जो परीक्षण होंगे उनका एक तरीके से अगर आप उनको निर्देशित समूह बना देंगे तो वो क्या बन जाएगा, परीक्षण बैटरी बन जाएगा। ठीक है ना। अब परीक्षण बैटरी में क्या होते हैं, आपके कई सारे जैसे कि आपकी परीक्षण बैटरी होगी तो इसके अंदर क्या होंगे, छोटे छोटे परीक्षण होंगे जिनको उप परीक्षण बोला जाता है। तो उप परीक्षणों की संख्या कुछ भी हो सकती है, जैसे जनरली 3-4 से लेकर 12 परीक्षण तक ये हो सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, परीक्षण बैटरी बोला जाता है। परीक्षण बैटरी की मदद से भी आपका क्या होता है, मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है ना, इसमें कई सारे होते हैं, जैसे कि आपके बुद्धि परीक्षण होते हैं, बुद्धि परीक्षण बैटरी होती है। ठीक है, और इसके अलावा आपके जैसे कि संप्राप्ति परीक्षण बैटरी होती है, इसमें जैसे गणित, भाषा, विज्ञान आदि के परीक्षण शामिल होते हैं। ठीक, तो ये इसको क्या बुलाता है, आपके परीक्षण बैटरी बोला जाता है। ठीक है ना, बैटरी से ही मतलब समझ लीजिए उसमें क्या होंगे, कई सारे परीक्षणों का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होगा, आप उसको ज्वाइन करके क्रमबद्ध रूप से परीक्षण लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप अगला आता है मापन और मूल्यांकन परीक्षण। तो दोस्तों ये थे आपके उपकरण। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मापन और मूल्यांकन परीक्षण। देखिए इनको भी थोड़ा बहुत हम जल्दी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि क्लास थोड़ा लंबी हो गई है, लेकिन दोस्तों जहां पर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, नॉलेज मिलती जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास आपकी 1 घंटे या 2 घंटे की भी हो जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और आपको दोस्तों ये काफ़ी फ़ायदा पहुँचाएगा, आगे आने वाले एग्जाम में आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएंगी। इसीलिए मेरी कोशिश है कि इस एक वीडियो में मैं इसको पूरा ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बार बार इस टॉपिक पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, हमें आगे भी कई चीजें करवानी होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख लीजिए मापन एवं मूल्यांकन के परीक्षण। मापन एवं मूल्यांकन परीक्षण क्या होता है, जैसे कि अभी हमने बोला कि भाई जो परीक्षण होते हैं उनकी सहायता से व्यक्ति को एक ऐसी स्थिति और परिस्थितियों में रखा जाता है जिसमें वो अपने वास्तविक गुणों को प्रकट कर लेता है। ठीक है, तो यानी जो परीक्षण होते हैं इनकी सहायता से भी क्या होता है दोस्तों, छात्रों की विभिन्न योग्यताओं और गुणों का मापन किया जाता है। अब जब शैक्षिक संदर्भ की बात करेंगे तो वहां पर उसके क्या होंगे, ज्ञानात्मक मापन को अधिक महत्व दिया जाएगा। तो हम यहां पर जितने भी परीक्षण हैं वो ज्ञानात्मक परीक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, शैक्षिक उपलब्धियों का अगर मापन करना चाहेंगे तो हम कुछ ज्ञानात्मक परीक्षणों की बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों आत्मनिष्ठ परीक्षण। अब आत्मनिष्ठ परीक्षण क्या होता है दोस्तों, अभी हमने बात की थी। आत्मनिष्ठ परीक्षण का मतलब ये होता है कि जिसमें आपका जो परीक्षण है वो व्यक्ति विशेष की उसमें क्या होती है दोस्तों, एक तरीके से प्रबुद्धता रहती है, यानी कि प्रभुत्ववादी का टाइप का परीक्षण है, क्योंकि इसमें जो टीचर है
एक बंदा है, अगर वो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है तो वो आपको जो मार्क्स देगा वो उसके विवेक पर आधारित होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये आपका क्या है, एक तरीके से आत्मनिष्ठ परीक्षण है। आत्मनिष्ठ परीक्षण को दोस्तों वैसे क्या बोला जाता है, निबंधात्मक परीक्षण भी इसको बोला जाता है, ऐसे टाइप परीक्षण भी इसको बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो परीक्षण में जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके आपको लंबे लंबे आंसर देने होते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो दोस्तों ये सबसे प्राचीन टाइप के परीक्षण होते हैं, इनको परंपरागत परीक्षण भी इसलिए बोला जाता है, ठीक है ना। इसको आपने ध्यान में रखना है। इसमें आपके क्या होते हैं, वैसे देखा जाए निबंधात्मक जो परीक्षण होते हैं वैसे देखा जाए तो काफी सुविधाजनक होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें जो आपके प्रश्न तैयार करने वाला व्यक्ति होता है वो इसको बहुत आसानी से और सरलता से और शीघ्रता से इनको तैयार कर लेता है, ठीक है ना। और इसमें हमेशा क्या होता है, छात्रों से एक विस्तृत उत्तर देने की आशा की जाती है, ठीक है ना। तो ये चीजों को आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब जो आपके आत्मनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं दोस्तों, इसके बारे में अगर हम अच्छे से बात करें तो इनको हम अलग अलग परीक्षणों में बांट सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है वर्णनात्मक प्रश्न। अब आत्मनिष्ठ परीक्षण में वर्णनात्मक तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें छात्रों से किसी घटना या प्रक्रिया या कोई परिभाषा सूत्र आदि का वर्णन करने के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सरलतम निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। व्याख्यात्मक प्रश्न, अब इसमें क्या होगा, इसमें प्रश्नों में छात्रों को किसी संबंध या फिर हम कारण व प्रभाव या फिर तार्किक व्याख्या करने के लिए इसमें बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विवेचनात्मक प्रश्न। अब इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें इस किसी स्थिति के पक्ष या विपक्ष में तर्क देते हुए किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपके क्या होते हैं, इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी विवेचना से संबंधित होते हैं। उदाहरणात्मक प्रश्न, इसमें क्या होता है कि भाई छात्रों से ऐसे उत्तरों की अपेक्षा की जाती है जिसमें वो क्या करें, उदाहरण या दृष्टांतों की सहायता से अपने उत्तर दें, ठीक है ना। तो उनको बोलेंगे उदाहरणात्मक प्रश्न। तुलनात्मक प्रश्न, अब क्या होगा कि भाई इसमें छात्रों से किन्हीं दो वस्तुओं, विचारों, सिद्धांतों, ठीक है, उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, क्या उनमें गुण हैं, क्या दोष हैं, उनके आधार पर उनको तुलना करनी होती है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था भाई मापन और मूल्यांकन में क्या अंतर है, इस टाइप के जो प्रश्न, ठीक है। इसके अलावा आते हैं आलोचनात्मक प्रश्न। अब आलोचनात्मक प्रश्न क्या होंगे, भाई छात्रों को भाई किसी विचार या पक्ष की इसमें आलोचना करनी होती है, ठीक है। इसके बाद आते हैं विश्लेषणात्मक प्रश्न। इसमें क्या होता है कि भाई किसी तथ्य के विभिन्न पक्षों को स्पष्ट करते हुए उनका वर्णन और उनके परस्पर संबंध को स्पष्ट करना होता है, ठीक है। तो इस टाइप के आपके क्या होते हैं, विश्लेषणात्मक प्रश्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जैसे कि अभी हमने पढ़ा दो टाइप के आपके प्रश्न होते हैं, परीक्षण होते हैं, एक होते हैं आत्मनिष्ठ और दूसरे होते हैं वस्तुनिष्ठ। अब देखा जाए दोस्तों तो सबसे ज्यादा जो इस समय पर उपयोग होते हैं वो होते हैं वस्तुनिष्ठ परीक्षण, क्योंकि आत्मनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं ना वो उनमें काफी कमियां पाई गई हैं। उसमें कमियां क्या हैं कि देखिए एक तो सबसे पहले कि आत्मनिष्ठ हो, क्योंकि नाम से ही आत्मनिष्ठ है, उसमें कहीं ना कहीं बायसनेस हो जाती है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होते हैं, पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप देखिए सिलेबस तो बहुत वास्ट है लेकिन जो प्रश्न होते हैं वो कमी, क्योंकि आप उनसे भाई उत्तर ज़्यादा मांग रहे हैं, तो जब आप उत्तर बड़े बड़े उत्तर मांगेंगे तो आप कम से कम प्रश्न बनाएंगे। अब अगर आप कम प्रश्न बनाएंगे तो उसमें पूरे सिलेबस को कवर नहीं किया जाता है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी इसकी कमी है कि ये आत्मनिष्ठ है, तो ये जो आपका मूल्यांकन करता होता है स्वयं उसके विवेक पर निर्भर होता है कि वो कितना क्वेश्चन का मतलब उसके मार्क्स कितने दे। जैसे आपसे कोई भाई किसी ने 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ दिया निबंध का, तो आप क्या करेंगे भाई, आपको अगर किसी की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी लग गई या आपको लगा कि भाई इसने अच्छा दिया है, क्योंकि उसका कोई मानक तो है नहीं, बस आपका विवेक है, तो आप उसमें से उसको 10 में से 9 पकड़ा सकते हैं या 10 में से 10 दे देंगे। अब किसी की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है तो आपने कहा कि अरे यार इसका तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या पता उसने बहुत अच्छा लिखा हो, उसको आपने 10 से 5 पकड़ा दिए। तो इस टाइप के जो परीक्षण होते हैं वो आपके क्या होते हैं, आत्मनिष्ठ परीक्षण होते हैं, इसको आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण है दोस्तों ये एक तरीके नए प्रकार के परीक्षण होते हैं और इनका शताब्दी वैसे प्रचलन 20वीं सदी से ही आरंभ हुआ है। अब जैसे जो पहले वाले थे वो तो चाइना में 200 ईस्वी टाइप में हो गए थे, ठीक है ना, 200 ईस्वी पूर्व में वो स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो अभी जो ये वाले जो परीक्षण है दोस्तों वो आपके क्या हो गए, ये 20वीं शताब्दी से स्टार्ट हुए, तो इसलिए इनको काफी महत्व दिया जाता है, ठीक है।
ये चीज में भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अब जो आपके जो नए परीक्षण है जैसे वस्तुनिष्ठ परीक्षण है, इसमें आपका क्या होता है, एक निश्चित और सही उत्तर देना होता है और परीक्षार्थी से उसी उत्तर की इसमें अपेक्षा की जाती है। वस्तुनिष्ठ इसलिए है क्योंकि आप इसमें भाई सही उत्तर देगा तो जितने मार्क्स निर्धारित है उतना देंगे, गलत देगा तो कोई मार्क्स नहीं देंगे आप, ठीक है। अब जैसे लेकिन हम परीक्षा में अगर हम जैसे गवर्नमेंट एग्जाम में तो हम क्वेश्चन देते तो भाई गलत मार्क्स में तो कट भी जाते हैं मार्क्स, ठीक है ना। तो अब लेकिन जैसे अगर हम सिंपली अगर हम स्कूल के परीक्षणों की बात करें तो उसमें अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो फिर कोई मार्क्स नहीं दिया जाता है, वहाँ पर नकारात्मक हम कह सकते हैं मार्किंग नहीं होती है, ठीक है। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना। तो अब इसमें वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उनको भी हम कई तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले आपके आते हैं आपूर्ति प्रश्न। आपूर्ति प्रश्न का मतलब ही है जिसमें आपको क्या करनी होगी, पूर्ति करनी होगी, यानी उस उत्तर को पूरा करना होता है, ठीक है। आपसे कोई प्रश्न इसमें सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन पूछ जाएंगे। तो इसके भी दो टाइप होते हैं। पहले होते हैं प्रत्यास्मरण प्रश्न, ठीक है। इसमें आपसे क्या होगा भाई, सीधे सीधे प्रश्न पूछेंगे। प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है कि उसका एक संक्षिप्त या हम कह सकते हैं संक्षिप्त आंसर होता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया भाई भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो आप आंसर लिख देंगे फलाना, ठीक है। और या फिर आपसे कह दिया भाई मथुरा किस नदी के किनारे है, ठीक है। इसके अलावा जैसे हरिद्वार किस नदी के किनारे पर है, बस आपसे सीधे सीधे एक सिंपल सा आंसर होगा, आपने उसको पूरा लिखना होगा। वो आपके प्रत्यास्मरण पर आधारित होंगे। इसके अलावा रिक्त स्थानों की पूर्ति, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले के बारे में तो आप जानते ही हैं कि भाई इसमें क्या होगा, भाई ऐसे करके आपके भारत का प्रथम राष्ट्रपति डैश 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 है या थे, चलो ठीक। अब इस डैश में क्या होगा, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी, आपको बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो इसको क्या बोलेंगे, आपूर्ति प्रश्न इनको बोला जाता है। अब इसके बाद आते हैं चयन प्रश्न। अब चयन प्रश्न क्या होता है कि आपको क्या होता है, विकल्प दिए हुए रहते हैं, उन विकल्पों में से आपको चयन करना होता है। तो इसमें क्या होते हैं, जैसे सबसे पहले आते हैं सत्य असत्य प्रश्न, ट्रू फॉल्स, ठीक है। आपके सामने कोई स्टेटमेंट दिया होगा, आपने टिक लगाना होगा ये ट्रू है या फॉल्स है। इसके बाद आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हम लोग एग्जाम में देते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सामने विकल्प दिए हुए होंगे, आपने सही का चयन करना होगा। इसके बाद आता है मिलान प्रश्न। मिलान में आपके सामने क्या होगा कि आपके सामने कुछ प्रश्न दिए हुए होंगे, उनके सामने आंसर दिए हुए होंगे, आपने सही मिलान करना होगा, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, मिलान प्रश्न बोला जाता है। और इसके अलावा क्या होते हैं दोस्तों, वर्गीकरण प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको क्या होता है कि वर्गीकरण करना होता है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो ये आपके चयन मतलब रिक्त मतलब हम इसको क्या बोलते हैं, चयन प्रश्न के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, ठीक है। इसके अलावा तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे हैं अनुसूचियां, अभी हमने डिस्कस किया, प्रश्नावली के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, और मापनी यानी निर्धारण मापनी, इनके बारे में भी डिस्कस किया था ना। क्रमिक मापनी, ग्राफिक मापनी, स्थानिक मापनी, बाह्य चयन मापनी, ये सबको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम देख लेते हैं निष्पादन परीक्षण। देखिए निष्पादन परीक्षण का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका समझ और भाषा का प्रयोग कम से कम किया जाता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, भाषा के स्थान पे अनुक्रियाओं की आवश्यकता इनमें होती है, ठीक है। तो इस टाइप के परीक्षण इसमें लिए जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है कि मंदबुद्धि, ठीक है, और जैसे कि आपके क्या होते हैं निरक्षर के परीक्षण होते हैं। तो इस टाइप के जो परीक्षण होते हैं ना, वो आपके क्या कहलाते हैं, निष्पादन परीक्षण है, कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, भाषा का कम से कम प्रयोग करेंगे। जैसे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पिंटनर पेटसन क्रियात्मक मापदंड इसके अंदर आता है। मेरिल पावर ब्लॉक बिल्डिंग परीक्षण है। पोर्टियस बुलबुलैया परीक्षण है। पोर्टियस बुलबुलैया परीक्षण के बारे में तो आपने सुना होगा कि आपके क्या होते हैं, व्यू द्वार होते हैं। तो आपको क्या होता है, बिना पेंसिल निकाले, मतलब बिना पेन उठाए आपने क्या करना होता है, द्वारों से निकलना होता है। 3 से 13 वर्ष 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए परीक्षण बने हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, इस परीक्षण की हार्डनेस बढ़ती चली जाती है ना। पर देखे होंगे आपने, जैसे ज़्यादातर अखबार में भी आते हैं कि आपके क्या होते हैं, द्वार होते हैं, भूल-भुलैया परीक्षण होता है। आपको बिना मतलब अपना पेन उठाए आपने क्या होता है, इन भूल-भुलैया से निकलना होता है। एक आपका यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से आपकी क्या होती है, एग्जिट होती है, ठीक है। तो इस टाइप का जो परीक्षण होता है वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं, निष्पादन परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। जो जितने जल्दी इसको सॉल्व कर लेता है उससे पता लग जाता है कि भाई वो कितना इंटेलिजेंट है ना। तो उसके व्यवहार का मापन या उसकी बुद्धि का मापन हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अब सबसे जो इसका लास्ट टॉपिक है वो आती हैं
मापन उपकरण की विशेषताएं या फिर आपके मापन एवं मूल्यांकन उपकरण की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले आती है व्यावहारिक विशेषताएं। व्यावहारिक विशेषताएं का मतलब ये है कि आपका जो परीक्षण है या उपकरण है वो कितना व्यावहारिक है। अब उसके व्यावहारिक से क्या मतलब है कि वो कितना उद्देश्यों को पूर्ण करता है, कितना सरल है, कितना सुगम है, कितना व्यापक है और कितना वो कम खर्चीला है। ये उसकी व्यावहारिक विशेषताओं के दोस्तों अंतर्गत आता है, ये आपने ध्यान में रखना है। इसके बाद आती हैं तकनीकी विशेषताएं। अब तकनीकी विशेषताओं में आपकी 12 तरह की विशेषताएं हैं, इनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए कौन कौन सी विशेषताएं हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आती है वैधता यानी कि वैलिडिटी। ठीक, वैधता का मतलब यह है दोस्तों कि कोई दिया गया परीक्षण है वो मापन के उद्देश्यों की पूर्ति किस सीमा तक करता है। ठीक है, तो अगर वो मापन के उद्देश्यों को पूरा करने में सफल है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैध परीक्षण बोला जाता है। इसके बाद आता है संतुलन। अब संतुलन का मतलब क्या है कि यदि परीक्षण में शामिल किए गए जो प्रश्न हैं वो संपूर्ण पाठ्य वस्तु से लिए गए हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन से ये पूरे सिलेबस को कवर करते हैं, तो वो परीक्षण क्या कहलाएगा, बैलेंस्ड परीक्षण कहलाएगा, यानी संतुलित कहलाएगा। विश्वसनीयता। अब विश्वसनीयता का मतलब क्या है कि जो परीक्षण के द्वारा प्राप्त जो आपके प्राप्तांक हैं वो आपकी विश्वसनीयता को प्रकट करते हैं। यदि कोई परीक्षक है, यदि किसी परीक्षार्थी को हर बार एक ही अंक प्रदान करता है तो परीक्षक को हम क्या बोलेंगे, विश्वसनीय परीक्षण बोला जाएगा। इसके बाद आता है सक्षमता। अब सक्षमता का क्या मतलब है, सक्षमता का दोस्तों ये मतलब है कि अगर कोई परीक्षण को तैयार करने में, प्रशासित करने में या फिर उसका मूल्यांकन करने में अगर कम समय लगता है तो वह समय हम कह सकते हैं सक्षम परीक्षण कहलाता है, यानी कि समय से संबंधित है। ठीक है ना, अगर आप उसको प्रशासित करने में, परीक्षण का मूल्यांकन करने में, ठीक है ना, और एक तरीके से परीक्षण का उत्तर देने में अगर समय कम लगता है तो वो सक्षमता परीक्षण कहलाता है, यानी सक्षम परीक्षण कहलाता है। इसके बाद आती है विशिष्टता। अब विशिष्टता का मतलब ये है कि एक तरीके से दोस्तों ये वस्तुनिष्ठता के पूरक की तरह दोस्तों ये कार्य करता है। ठीक है, तो अगर किसी परीक्षण से अनभिज्ञ छात्र कम अंक पाते हैं, जैसे कि एक होता है ना कि किसी परीक्षण में अगर जैसे अनभिज्ञ छात्र हैं जो जानते नहीं उस परीक्षण के बारे में, वो अगर कम अंक प्राप्त पाते हैं उनसे जो कि उस परीक्षण से भिज्ञ छात्र हैं, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, विशिष्ट परीक्षण कहलाएगा या विशेष परीक्षण कहलाएगा। ठीक है ना, आप इसको ध्यान में रखिए। देखिए जैसे अगर कोई परीक्षण है, उस परीक्षण के बारे में दो तरह के छात्र होते हैं, एक जो उसके बारे में जानते हैं, एक उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर जो उसके बारे में जानते हैं वो ज़्यादा अंक लाते हैं जो उनसे जो कि उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, विशिष्ट परीक्षण कहलाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है विभेदकता। विभेदकता का मतलब क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, इसमें श्रेष्ठ व साधारण छात्रों के मध्य में अंतर स्पष्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, विभेदी परीक्षण कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि आप ऐसा परीक्षण लीजिए जिससे कि आपको साधारण छात्र और हम कह सकते हैं जो श्रेष्ठ छात्र हैं उनके मध्य में अंतर पता लग जाए। इसके बाद आती है कठिनता। ठीक है, अब कठिनता का मतलब ये है कि आप किसी परीक्षण में जो आपने प्रश्न को सम्मिलित किया है उनकी कठिनता का स्तर कितना है। ठीक है ना, अब यदि परीक्षण में अगर जो प्रश्न ऐसे हैं ना वो ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा वो सरल हैं, तो ऐसे परीक्षण को अच्छा परीक्षण बोला जाता है या इसको हम उपयुक्त परीक्षण इसको बोला जाता है। इसके बाद आता है न्याय युक्तता। ठीक है, अब न्याय युक्तता का मतलब यह है दोस्तों कि अगर कोई परीक्षण में किसी परीक्षार्थी को अपनी योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए बराबर अवसर मिलता है तो वो न्याय युक्त कहलाएगा। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि अगर कोई छात्र अपनी वास्तविक योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए उसको बराबर अवसर मिलते हैं, कहीं से भी उसके संग कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, तो वो न्याय युक्त है। ठीक है, इसके बाद आता है व्यावहारिकता। व्यावहारिकता के बारे में अभी हमने डिस्कस भी किया था। ठीक है ना भाई, इसका संबंध क्या होगा, आपके
परीक्षण के व्यवहारिक पक्ष से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि व्यवहारिक पक्ष कैसा है। ठीक है, इसके बाद आता है वस्तुनिष्ठता। अब वस्तुनिष्ठता का मैंने आपको पहले ही बोला कि जब परीक्षण आपका आत्मनिष्ठ ना रह के आपका वस्तुनिष्ठ बन जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि आप उसका जो अंकन है वो अब जो अंकन करने वाला है उसके विवेक पे ना रह जाए। ठीक है ना, यानी कि आपको अंक देने, प्रश्न का अगर सही उत्तर है तो आप पूरे अंक दीजिए, गलत उत्तर है तो 0 दीजिए। कहने का मतलब कोई अंक मत दीजिए। तो आपके अब विवेक पर आधारित नहीं है, जो आपका मूल्यांकन करता है उसके विवेक पर आधारित नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण कहलाएगा, यानी कि वस्तुनिष्ठता उसमें होनी चाहिए। गतिशीलता। अब गतिशीलता का मतलब ये है कि इस पर डिपेंड करता है कि प्रश्नों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, यदि परीक्षण में छात्र तय समय पर प्रश्नों को हल कर लेते हैं और उनके काम करने की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा जाता, तो ऐसे परीक्षण को उचित परीक्षण माना जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए होता है प्रमापीकरण। प्रमापीकरण जैसे कि अभी हमने पहले बोला कि यह किससे संबंधित होता है दोस्तों, रचना से। ठीक है, रचना से दोस्तों ये संबंधित है। इसमें आपका जो रचना होती है, परीक्षण के आपके स्पेशल मानक होते हैं। तो अगर सपोज करो जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि अगर परीक्षण आपके पहले से ही उसका उद्देश्य निर्धारित है, उसकी भाषा निर्धारित है, प्रश्नों का क्रम निर्धारित है, तो वो प्रमापीकृत परीक्षण के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए किसी भी परीक्षणों में। तो ये हैं उसकी विशेषताएं, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी इनको प्रस्तुत किया गया है। इंपॉर्टेंट जो विशेषताएं वो ये हैं, एक तो है मानक, वैधता, विश्वसनीयता, विवेकता और वस्तुनिष्ठता। ये सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट इनकी विशेषताएं आती है। वैसे तो हमने 12 बोली हैं, तो यहाँ पर आप देखिए इस ग्राफ की मदद से, चित्र की मदद से भी आप इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। मापन उपकरण की विशेषताएं, कुछ व्यवहारिक विशेषताएं और तकनीकी विशेषताएं। तो भाई आप देखिए व्यवहारिक विशेषता में क्या, उद्देश्यपूर्णता, सुगमता, मितव्ययिता, व्यापकता, प्रतिनिधित्वता, ना, ये सब इसके अंतर्गत आती है। तकनीकी में कौन सी आती है, मानक, वैधता, विश्वसनीयता। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये हैं मानक उपकरण की विशेषताएं। आई होप कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मापन एवं मूल्यांकन अब खत्म हो गया है और आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा आने वाले एग्जाम में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।